Hello everyone. Uh, welcome to सक्सेस कर्व चैनल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना CUET फिजिक्स का सिलेबस। तो पहले हम लोग थोड़ा सा 2-3 वीडियोस जो है ना स्टार्टिंग के डेमो रख रहे हैं। तो उसमें हम कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े। मतलब कि आपको सिर्फ फॉर्मूला हम बताएंगे और उसके बेस्ड न्यूमेरिकल बताएंगे ताकि आपको हमारा अप्रोच समझ में आए और टीचिंग हमारा डिस्कशन कैसा रहने वाला है ये चीज समझ में आए। और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो रहेगा टॉपिक का वो हम डिटेल में अपने कोर्स में बताते जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी कुलॉम्स लॉ टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है, तो कुलॉम्स लॉ का मैं आपको सबसे पहले रूल्स जो उसका स्टेटमेंट वगैरह है मैथमेटिक्स है वो बताऊंगा और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या मैथमेटिक्स का नीड होगा और आप कैसे अप्रोच करेंगे ये मैं इस क्लास में खासकर बताने वाला हूं आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आने वाले 1-2 क्लासेस में इसी टॉपिक के एडवांस न्यूमेरिकल्स और करते जाएंगे। तो अभी तो देखिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कुलॉम्स लॉ का पूरा स्टेटमेंट डेरिवेशन जो भी है थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद एक स्टैंडर्ड हम क्वेश्चन खुद से बनाएंगे और उसको करेंगे। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को करने के बाद मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि आप कोई और क्वेश्चन अगर ट्राई करेंगे अपने बुक्स का या किसी एग्जाम का तो आपसे इजीली सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुलॉम्स लॉ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली कुलॉम्स लॉ। ठीक है, तो देखिए इसमें ना अभी मैं आपको ये ज्यादा डिटेल नहीं बताने वाला कि चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स क्या होता है। मैं आपको सिर्फ अभी इसका मैथमेटिक्स बता के न्यूमेरिकल पे फोकस करूंगा क्योंकि न्यूमेरिकल आपके लिए एग्जाम्स में आने हैं और थ्योरी वगैरह हम डिस्कस करेंगे क्लासेस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कुलॉम्स लॉ में आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसको अभी आप बोलिए, मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। ठीक है, और ये जो चार्जेस है ना ये स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इसका मतलब क्या है, स्टेशनरी का मतलब क्या है, पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो देखो स्टेशनरी चार्ज का मतलब है कि चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है, चार्ज एक जगह पे है। ठीक है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, चार्ज एक जगह पे है, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज स्टेशनरी चार्ज हुआ। ठीक है, पॉइंट चार्ज का मतलब ये होगा कि इसका जो डायमेंशन होगा, चार्ज का जो एक्सटेंशन होगा वो किसी दूसरे कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे एक्सटेंशन का बात करें, एक्सटेंशन का मतलब होता है कि उसका डिस्टेंस या लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस या लेंथ। ठीक है, लेंथ आप बोलिए। ठीक है, तो लेंथ जब आप कंपेयर करेंगे ना, लेंथ लेंथ एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, लेंथ क्या है, एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो लेंथ को आपको कंपेयर अगर करना है तो आप किसी के रिस्पेक्ट में ना उसको कंपेयर करेंगे। तो आपको लेंथ को कंपेयर करने के लिए क्या है कि देखिए लेंथ एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपको लेंथ कंपेयर करना है तो आपके पास दूसरा और क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन आपके पास ये रहेगा कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको r दिया रहेगा। तो आप स्टेशनरी चार्ज बोलेंगे जब अगर चार्ज जो है स्थिर है, एक ही स्थान पे मूव नहीं कर रहा है। लेकिन पॉइंट चार्जेस बोलने के लिए आपको ये कहना होगा कि जो एक्सटेंशन ऑफ द चार्ज जो है ना वो वेरी वेरी लेस देन या मच मच लेस देन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो इसका जो भी एक्सटेंशन होगा, मान लीजिए डेल्टा है एक्सटेंशन, डेल्टा हम मान लिए, जो डेल्टा होगा ना वो वेरी वेरी लेस देन मच लेस देन आर होगा। ठीक है, तब उसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक थोड़ा सा हम आपको बताएं बैकग्राउंड। तो कूलॉम्स लॉ में क्या बोला जाता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन फोर्स में अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे हो रहा है। आप स्टेटमेंट देख लीजिए पहले, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट
चार्जेस, ठीक है, इज या और जो भी है। देखो मैं फॉर्मूला भले आपको पहले लिख दिया हूं तो बट वो मैटर नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी आप जान रहे हैं, आप अभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसलिए बता दिया क्योंकि आपके माइंड में मैप रह के हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो फोर्स, अब मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास दो पॉइंट चार्जेस है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं जिनके बीच में डिस्टेंस आर है, ठीक है। अब क्या है कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस जब आप रखेंगे स्पेस में किसी डिस्टेंस पे तो इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अब ये जो इंट्रैक्शन है ना, या तो ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के पास आ सकते हैं, या तो ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल होता है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये दोनों पास आ रहे हैं या दोनों दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ना इनके साइन पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों चार्जेस जो हैं वो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस का मतलब कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल कर रहे होंगे। ये दोनों नेगेटिव है तब भी रिपल कर रहे होंगे, लेकिन अनलाइक चार्जेस हो गए ना तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे है कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंट्रैक्शन जो लिखा गया है, इंट्रैक्शन का मतलब यही है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है। तो जो फोर्स फोर्स इलेक्ट जो इनके बीच में फोर्स, इंट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है, वो क्या होता है कि इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना चार्जेस के बीच में, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो है ना एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करके वेरीफाई किया गया था, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। अब हम चूंकि हमको फॉर्मूला पता चल चुका है तो हम मैथमेटिकली प्रूफ उसको अलग अलग तरीकों से भले कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली फॉर्मूला लाया गया था। तो आप ये दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास। अब आप क्या करेंगे कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा के, यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ जिसको आपको याद करना है, ठीक है। जो भी मैं बॉक्स में फॉर्मूला करते जाऊंगा वो आपको याद करना है, ठीक। ये हुआ। अब हमारा सवाल उठता है कि ये के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो जो के का वैल्यू है ना, अगर आपको निकालना है तो ये डायमेंशन का यूज करके निकाला जाता है। तो ये एक्चुअली में के का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट चूज करने का रीजन सिर्फ यही है कि हमको डायमेंशन को बराबर करना होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी इक्वेशन हम लिख रहे हैं फिजिक्स में तो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। फिर मैं डिटेल में आपको जब थ्योरी बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ मैथमेटिक्स डेवलप करने के लिए ये सब चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1/4 पाई, और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट वगैरह आप निकाल सकते हैं, ये सब चीजें मैं थ्योरी में आपको बताऊंगा, अभी मैं न्यूमेरिकली बताऊंगा सिर्फ, ठीक है। तो ये आपको के मिल गया, तो आप फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको बता दिया। अब देखो एक चीज आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैंने फोर्स बताया ना कि इतना होगा ये फोर्स, ये मैंने वैक्यूम के लिए बताया, ठीक है। तो ये मैंने किसके लिए बताया, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम मीडियम के लिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, तब ये फॉर्मूला क्या होगा उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, तो ये एक्चुअल में इन जनरल ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है। अब ये एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन, जस्ट वेट, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन का फॉर्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये इन जनरल किसी भी मीडियम के लिए ये फॉर्मूला आ गया, ठीक। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो
अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके हमारे वैक्यूम वाला जो फॉर्मूला था उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमको क्या पता चला कि इन जनरल जो होगा किसी भी मीडियम के लिए, इन जनरल कूलम्ब्स फॉर्मूला फॉर एनी मीडियम, क्या मिला हमको फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर वैक्यूम क्या होता है ये फॉर्मूला, फॉर वैक्यूम ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया ना वैक्यूम के लिए, लेकिन इस यहाँ से हम निकाल रहे हैं। एप्सिलॉन r की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है वैक्यूम के लिए, तो सिंपली क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये जो फॉर्मूला था, ये जो हम बोल रहे हैं ये फॉर्मूला, इसका यूज न्यूमेरिकल में कई बार किया जा सकता है। आपको स्पेसिफिकली कोई मीडियम के बारे में बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी जिसमें आपको एप्सिलॉन और की वैल्यू आपको गिवन होगी और आपको फील्ड वगैरह कैलकुलेट करने बोला जाएगा चार्ज सिस्टम का। तो न्यूमेरिकल करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक फॉर्मूला हो गया कूलम्ब्स लॉ का। अब इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे। अब देखो एक चीज थोड़ा सा मैं वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। जो फोर्स हमने लिखा है ना यहाँ पे, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें क्या होगा कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होंगे, प्लस ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, वेक्टर के ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। तो मैं उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि ये चूंकि मैंने बताया कि जो फोर्स होता है वेक्टर है, तो अभी तो हमने ये मैग्नीट्यूड लिखा ना फोर्स का फॉर्मूले में, तो अगर इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तब कैसे होगा, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि Q1 चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। ठीक है, तो कोई भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लीजिए। ये लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बना है, आप इसको स्ट्रेट कंसीडर कर सकते हैं। मैं फिर से बना देता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनका कोऑर्डिनेट, रेडियल कोऑर्डिनेट लिखने का ट्राई करेंगे। और हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। ठीक है, तो ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर एग्जांपल ओरिजिन है। ठीक है, लेट अस सपोज ओरिजिन है ये। तो ओरिजिन से फर्स्ट चार्ज का एक रेडियल वेक्टर होगा, रेडियल कोऑर्डिनेट होगा, एक पोजीशन वेक्टर होगा, इसको हम R1 बोल रहे हैं। ठीक है, और ओरिजिन से सेकंड चार्ज का एक पोजीशन वेक्टर होगा जिसको हम R2 बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्शन मैटर करता है। ठीक है, हम इधर से इधर जा रहे हैं, अगर मैं अच्छे से बना दूं, इधर से इधर जा रहे हैं, इसमें भी इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को मान लो जानना है कि Q1 से Q2, ठीक है, इतना मुझे पता चल गया। अब मुझे जानना है कि आ, ये रेडियल कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये मैंने एरो ऐसे लगाया है। ठीक है, ये कितना होगा ये मुझे पता करना है। तो देखो क्या होता है कि वेक्टर, अगर ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो इनका जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में जब ये कंपोनेंट आपको निकालना है, ये लेंथ निकालना है ना, तो उसको निकालने के लिए क्या हमको कैसे अकाउंट करना होता है कि जैसे वेक्टर में हम हैट लगा रहे हैं। ठीक है, ये हैट है, ये वेक्टर का, तो इसको हेड बोला जाता है, इसको टेल बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हेड और टेल साइमल्टेनियसली देखो हेड और टेल अगर साइमल्टेनियसली कनेक्टेड है ना, तो उसको हम पॉजिटिव वे में कंसीडर करते हैं। और अगर एक साथ कनेक्टेड है, ये एक ही जगह पे हेड हेड आ जा रहे हैं या टेल टेल आ जा रहा है, तो उसको हम नेगेटिव वे में कंसीडर करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मान लो कोई वेक्टर है x। ठीक है, तो जो x वेक्टर होगा ना, x वेक्टर, देखो x वेक्टर के साथ में पॉजिटिव वे में कौन सा कनेक्टेड है, R2 वेक्टर है, क्योंकि इसका ये टेल के साथ में हेड कनेक्टेड हो रहा है, तो x प्लस R2। ठीक है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव वे में कनेक्टेड है ना इससे, तो ये R1 इज इक्वल टू 0। ये होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। तो आप यहाँ पे x वेक्टर निकालेंगे ना, तो ये आपको मिलेगा R1 माइनस R2। ठीक है, ये होता है। तो वही चीज है, तो हमको ये कोऑर्डिनेट दिया है तो हम x वेक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं।
इस एक्स वेक्टर को कई बार बुक में R21 बोल दिया जाता है, R12 भी बोल दिया जाता है। तो अल्टीमेटली जब आप फोर्स लिखेंगे ना यहाँ पे, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, देखिए यहाँ पे मैं हैट लगा रहा हूँ मतलब वेक्टर आ रहा है, अब वेक्टर लगा रहा हूँ तो मतलब मुझे डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आप इसका डायरेक्शन लिख दीजिए आर कैप, ठीक है। आर कैप का मतलब यही है कि यहाँ पे एक्स कैप की वैल्यू हमको लिखनी रहेगी। ये जस्ट मैं आपको इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा कि आपको वेक्टर लॉ को यूज करना पड़े यहाँ पे। उसमें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब इससे यही होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना वेक्टर एडिशन वगैरह का, ये कई बार न्यूमेरिकल में यूज होता है, ठीक है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि देखो कोई भी वेक्टर अगर ए है तो उसका नॉर्म होगा ए, ठीक है। नॉर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्म या मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एक होगा उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए बाई ए होता है, ठीक है। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे, आर कैप लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप का वैल्यू क्या होगा, वेक्टर आर अपॉन आर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर, ठीक है। एक चीज आप लोग यहाँ पे समझने का ट्राई करें, देखो ये जो दो फॉर्मूले लिखे मैंने, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दूं कि आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दे दूं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कूलॉम्स लॉ, दोनों में आर स्क्वायर लिख दूं और यहाँ पे हैट लिख दूं, यहाँ पे कैप लगा दूं, यहाँ हैट लगा दूं, तो देखो हैट लगाने से और कैप लगाने से कितना चेंजेस आ रहा है उसके पावर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि कब कहाँ पे क्या आता है, तो मैथमेटिकली समझ सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जब वेक्टर में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को आपको जब फॉलो कराना रहता है, आप उसका कैलकुलेशन करते हैं, उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स करते हैं, तो आपको यही देखना होता है कि वेक्टर का जो टेल है और हेड है, अगर वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे से कनेक्टेड है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर वो अपोजिटली कनेक्टेड है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। और उसका इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे आपको बताया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव वे में कनेक्टेड है, क्योंकि इसका जो हेड है वो इसके टेल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव ऐड हो गए, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये नेगेटिव वे में कनेक्टेड है, ठीक है। जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव वे में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लिया, ठीक है। ये मैं आ, अपने इलस्ट्रेशन से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एक माइंड मैप आपके माइंड में क्रिएट हो जाए, इसलिए थोड़ा सा इस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है आपकी किताब में, कई किताबों में अलग भी दिया रहता है। तो ये एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हुआ कूलॉम्स लॉ का, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और कूलॉम्स लॉ का कुछ कुछ और आपको मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए कूलॉम्स लॉ में कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस क्या हो सकती है ये आप थोड़ा सोचने का ट्राई करें। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि कूलॉम्स लॉ जो है वो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए सिर्फ वैलिड है, ठीक है। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको डिस्कशन आपको मैं अपने से बता दे रहा हूँ। देखिए हम ये फॉर्मूला जनरली यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि के लिखने से ना हमारा स्पेस भी और टाइम भी कम ही लगेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो कूलॉम्स लॉ है वो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए ट्रू होता है। तो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है ना, तो वहां पे हम कूलॉम्स लॉ का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे कूलॉम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो ये एक पहला ड्रॉबैक होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये लिमिटेशन होता है कि चार्जेस जो है ना वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, ये हमने कंसिडरेशन लिया था। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या हो रहा था कि एक्सटेंशन ऑफ द चार्ज शुड बी मच मच लेस देन और वेरी वेरी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। तो वो पॉइंट चार्जेस ही होने चाहिए। अगर वो पॉइंट चार्जेस नहीं है, तो अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि वहां पे कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमको फॉर्मूला पता चल गया। अब हमारा काम क्या है, हमारा मेन एम है यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स होंगे वो मैं आपको एक न्यूमेरिकल खुद से फ्रेम करके कर रहे हैं, उसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा कि आप कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, पहले आपको क्या सोचना है। और ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम पहले एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल ले रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा इजी इजी लेते जाएंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली एक ट्रायंगुलर शेप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि
थोड़ा सा और कुछ पढ़ेंगे। तो एक चीज और मैं आपको बताने से रह गया कि वेक्टर में आपको रिजल्टेंट कैसे निकालना होता है, इसका यूज अभी होगा। मैं ये बता देता हूँ आपको, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इसका यूज पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, आपके पूरे 12th के पूरे बुक्स में कई बार होगा। आप मैग्नेटो स्टेट पढ़ेंगे, वहां पे भी हो सकता है। मान लीजिए कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, और कोई दूसरा वेक्टर है यहाँ पे, वेक्टर बी है, दोनों का ओरिजिन सेम है। तो हमको बताना है कि इन दोनों और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये अपने को पता करना है। ठीक है, तो ये देखिए, तो मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इधर ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये देखिए नोटेशन आप मेरा थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। थीटा एंगल में इसी नोटेशन में लिखूंगा अपने थ्रू आउट द कोर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है ना। तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हम ए से बी मेजर करेंगे, आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं, उसका अलग मीनिंग हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ फिलहाल, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो हमको रिजल्टेंट निकालने का ना ये फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब हम लोग ज्यादातर टैकल करेंगे, हमारे साथ क्या होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि हमको ना दो इक्वल वेक्टर्स मिल जाएंगे। फॉर टू इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है, पहले तो यही समझ लो। इक्वल वेक्टर्स का मतलब है कि a इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये तो वेक्टर के फॉर्म में हुआ, लेकिन ये क्या होगा कि इनका जो मैग्नीट्यूड भी होगा ना, ये भी इक्वल होगा। तो मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू बी। ठीक है, आप लोग थोड़ा समझिए कि ये यहाँ पे मैं बिना हैट के लिख रहा हूँ और यहाँ पे हैट लगा के लिख रहा हूँ, तो दोनों का मीनिंग है, ये ना मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वहां पे हम डायरेक्शन ले रहे हैं, हैट लगा रहे हैं मतलब डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस फॉर्मूले में आप a इज इक्वल टू बी पुट कर दीजिए, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा मिलेगा आपको। ठीक है, अब आप यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये आपको हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। आप इसको चेंज कर देंगे फॉर्मूले को, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह लगा के। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से कैसे स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कैसे हुआ, अब ये इसको भी बता देता हूँ। देखो cos 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो हमको किसका फॉर्मूला चाहिए, मतलब क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होगा ना, वो 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे 2 थीटा की जगह हमको क्या थीटा लेना है ना। तो देखो यहाँ पे जब 2 थीटा आ रहा है तो इधर थीटा आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ इधर आ रहा है। तो हम अगर 1 प्लस कॉस थीटा अगर लिख रहे हैं, तो हमको यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यह समझ में आया ना आपको, यहाँ पे जो एंगल आ रहा है उसका हाफ इधर आ रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा उसका हाफ इधर आएगा, क्योंकि हमको ये चाहिए ना, हमारे डेरिवेशन में इसका नीड है हमको। तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब आप क्या करेंगे कि देखिए ये मैंने बताया, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, 4 से आप सबको स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे ना, तो ये मिलेगा। तो इसको आप ना डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि फॉर 2 इक्वल वेक्टर्स जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर उसका मिलता है वो 2a cos थीटा बाई 2 होता है। और इन जनरल ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक में देखो आपको सिर्फ दो चीज याद रखना है, एक तो ये आप याद रख लीजिए और एक ये याद रख लीजिए। ठीक है, बस इतना ही काफी है। आप ज्यादा ही अगर आपका मेमोरी है तो आप इसको भी याद रख लीजिए, तो बस ये तीन से ना काम हो जाएगा।
ठीक है, इन 3 से ही मैं अभी जो न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ उनमें काम हो जाएगा। एक चीज और आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट और जो यूज होगा अभी फिलहाल, आपको फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कौन सा जो फील्ड लाइन है वो किस डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये आप शायद पढ़ रखे होंगे, कोई ये पॉजिटिव चार्ज है तो उनका जो फील्ड लाइन होता है ना हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। ठीक है, ये ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, वो सब हम बताएंगे आपको डिटेल जब पढ़ाएंगे तो। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो जो फील्ड लाइंस हैं वो इधर आएंगे, टुवर्ड्स द चार्ज आएंगे। ठीक है, अब देखो इसका यूज हम कैसे करेंगे, किसी पॉइंट पे अगर हमको फोर्स निकालना है, मान लो ये Q और Q है, ठीक है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर फोर्स चाहिए इसके कारण, मतलब ये मान लो 1 और 2 है, तो 2 पे फोर्स चाहिए 1 के कारण, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये रिपल करेगा, तो उसका डायरेक्शन ये होगा, तो F21 का डायरेक्शन ये होगा। अगर मैं इसको नेगेटिव ले लेता तो क्या हो जाता, फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, ये अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैं ना आपको सिर्फ तीन तीन चीजें मैं बोल रहा हूँ कि आप याद रख लो, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है आपको। आप कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला याद कर लो, आप रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला याद कर लो, और याद करना है तो आप टू इक्वल वेक्टर्स का याद कर सकते हो। उसके बाद फिर आप क्या करो, ये थोड़ा सा पता रख, मतलब ध्यान में रख लो कि भाई ऐसा होता है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और एक न्यूमेरिकल अब क्या कर रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ड्राइंग सही नहीं है, बट आप लोग ट्राई करेंगे समझने का। ठीक है, टेढ़ा ही बन गया है। ठीक है, तो मैं एक ट्रायंगुलर शेप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लूंगा, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, और मैं आज सभी चार्जेस को ना अभी पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा इजी वे में बताना चाह रहा हूँ। ये क्यू है, ये क्यू है, और ये भैया कैपिटल क्यू है। ठीक है, और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 2D है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये y है। ठीक है, अभी मैं इनको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन ना आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, ऐसे आपको डिजिट्स दिए जाते हैं कि आंसर बहुत इजी आ जाता है। अभी क्या है कि हम एज अ डेरिवेशन आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि पहला तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन क्यू, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ y नेट फोर्स ऑन q विल बी मैक्स। ठीक है, तो मैं आपको दो चीजें बोल रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए। पहला तो ये है कि आप फोर्स कैलकुलेट करिए, ठीक है, फोर्स ऑन दिस चार्ज, और आप फोर्स कैलकुलेट करने के बाद ये देखिए कि ये फोर्स y की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। मतलब आपको ये इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस में आपको पॉइंट बताना है इस लेंथ में कि जहां पे वो फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले नेट फोर्स ऑन क्यू निकालता हूँ इस, और क्वेश्चन को अभी फिलहाल इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप लोग कन्वेंशनली अगर जाएंगे, जैसे किताबों में दिया होता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कई बार। हालांकि मैं अभी जो बता रहा हूँ वो भी कन्वेंशनल ही है, बट क्या है ना कि कुछ टफ क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं इस मेथड से कई बार। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहला स्टेप तो आप ये करिए कि आप नंबरिंग कर दीजिए चार्जेस का। ठीक है, मैं इजी इजी स्टेप बता रहा हूँ। मान लो फर्स्ट चार्ज है, सेकंड चार्ज है, थर्ड चार्ज है, तो हमको फोर्स निकालना है थर्ड पे। तो
कभी भी हम जब फोर्स लिखेंगे ना, मान लो हम लिख रहे हैं F(I)J, तो इसका मतलब है फोर्स ऑन ith चार्ज बिकॉज ऑफ J। ठीक है, ये होगा इसका मतलब। तो मतलब क्या है कि अगर मैं F31 लिख रहा हूं ना, तो उसका मीनिंग ये होगा कि फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बिकॉज ऑफ 1। तो जिस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना होता है उसको पहले लिखते हैं, इसका मीनिंग होता है इस नोटेशन का, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि पहले आप देखो पहले तो आप नंबरिंग कर लो, इसके बाद आप देखो चार्जेस का साइन क्या है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो आप F31 मतलब फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 1 आप देखेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फोर्थ थर्ड चार्ज क्या करेगा पता है, इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, तो ये इधर चला जाएगा। F31 इसका फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। इसमें क्या होगा, फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 2, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी क्या होगा, इससे अवे जाने की कोशिश करेगा, फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 2। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हमको ना दो वेक्टर मिल जा रहे हैं मैग्नीट्यूड वाले, F31 और F32। तो हमको अभी 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 हमने डिस्कस किया कि दो वेक्टर है भैया, इनके बीच में कुछ एंगल होगा थीटा, वो थीटा क्या होगा, वही थीटा होगा जो यहाँ पे है। तो इन दोनों का जो एंगल होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो वो उनका क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू हमको पता चल जाएगा, रिजल्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले फोर्स कैलकुलेट करेंगे दोनों फोर्सेस को, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उनका रिजल्टेंट ले लेंगे। जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा ना, वही क्या होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज होगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट मैंने लिख दिया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले आप देखिए चार्जेस को नंबरिंग कर दीजिए, उसके बाद चार्जेस का साइन देखिए आप। चार्जेस के साइन देखने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए कि उनका फोर्स का डायरेक्शन आप देखिए कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा हो रहा है। ठीक है, अब दो वेक्टर आपको मिल गए, उसका एंगल आपको पता चल जाएगा हमेशा ज्योमेट्री से, और ये उसका रिजल्टेंट हो गया। तो चलो अब अपना टास्क हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं F(31). ठीक है, F(31) हम कैलकुलेट, तो फोर्स के लिए ना हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, K1Q2/r²। हम K को 1/4πε0 हर जगह नहीं लिखेंगे, जहां रिक्वायरमेंट होगा वहीं लिखेंगे। ठीक है, तो F31 क्या हो जाएगा, K F31 मतलब ये 3 और ये 1, Q अपॉन r²। ठीक है, ये क्या है, ये r होगा, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेना होगा ना हमको, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, ये ऐसा। ठीक है, अब देखो r निकालना है, r कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो आप फिगर में आपको बना दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये y है। ठीक है, ये d हो जाएगा, क्योंकि ये 2D है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक d, यहाँ से यहाँ तक d, और ये r है। तो आप देख सकते हैं फिगर से आपको क्या पता चलेगा कि r² इज इक्वल टू d² प्लस y², पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, r क्या हो जाएगा आपका, d² प्लस y² अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि F31 क्या हो जाएगा, Q अपॉन r² मतलब d² प्लस y²। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपके पास F31 आ गया। अब आप देखिए F32 कैलकुलेट करिए, तो F32 में क्या हो जाएगा, Q सेम आएगा, ये भी r²। ठीक है, यहाँ पे r ये होगा, इसके लिए r ये होगा, r1 ले सकते हो, इसको r2 ले सकते हो। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पे r1 कैलकुलेट किया है अभी फिलहाल, ये r1 ले लिए। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। अब देखो r1 और r2 ना बराबर होंगे। ठीक है, ये ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं, तो ये r2 हो गया, तो ये भी वही आने वाला है, Q अपॉन d² प्लस y²। तो अब देखो आपके पास क्या आ गया, आपके पास दो वेक्टर आ गए जिनका क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है ना। अभी मैंने आपको बताया कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2a cos θ/2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी लिख दो आप, तो यहाँ पे रिजल्टेंट नेट फोर्स क्या हो जाएगा, या एफ नेट ऐसे भी लिख सकते हो, एफ नेट और रिजल्टेंट 2 × a की वैल्यू क्या होगी, ये होगी यहाँ पे K अपॉन d² प्लस y² इंटू cos θ/2। ठीक है, अब हमारा टास्क ये है कि हमको इसको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ तक चीजें बहुत आसान है, सब कुछ मैथमेटिक्स है, और
अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे से कर रहे हैं, कोई एरर नहीं कर रहे हैं इसमें, तो चीजें आपसे होती जाएंगी। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि cos थीटा बाई 2 कैलकुलेट करना है। तो ये एंगल देखो, ये एंगल थीटा है, इतना ये एंगल क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बनने वाला है। अब ये स्ट्रेट रहेगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये वाई हो जाएगा। अब आप इस फिगर से कॉस ऑफ थीटा बाई 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, कॉस ऑफ थीटा बाई 2। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, वाई होगा, वाई अपॉन आर। ठीक है, तो कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा बाई 2 जो होगा वाई अपॉन आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो दोनों के केसेस में यही होने वाला है, क्योंकि सब ऑलमोस्ट दोनों लेंथ इक्वल हैं, ऑलमोस्ट क्या इक्वल ही है, हमने ऑलरेडी देख चुका है। तो यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, तो अपने को फाइनली मिल जाएगा 2k क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या है, वाई अपॉन ये यहाँ पे अंडर रूट आएगा। ठीक है, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमको जो नेट फोर्स मिलेगा ना, एफ नेट, वो क्या मिल रहा है, एफ नेट मिल रहा है 2k क्यू क्यू इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, ये हमको एफ नेट मिल जाएगा। तो देखो हमको कोई कंपोनेंट वगैरह लेने का झंझट नहीं पड़ा यहाँ पे कि आप एंगल कैलकुलेट करिए, आप कॉस थीटा लीजिए या साइन थीटा लीजिए, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो एक मेथड होता है ना, आप इधर से कंपोनेंट लेते हैं ऐसे बना करके, थीटा लिए, इधर कॉस थीटा लिए, इधर साइन थीटा लिए, वैसे करेंगे तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होंगे। आपसे एग्जाम में मैग्नीट्यूड ही पूछा जाएगा, और मैग्नीट्यूड कंसिडर करके कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। देखो इस क्वेश्चन को में हमको ना एफ नेट निकालना था, वो निकाल लिया। अब थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप करेंगे, देखो एफ नेट हमको क्या मिला है, एफ नेट हमको मिला है, एफ नेट इज इक्वल टू 2k क्यू क्यू इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2। आई थिंक यही मिला है ना, हाँ ये मिला। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि आपको कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एट विच द फील्ड विल बी मैक्सिमम। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई एट विच द फोर्स विल बी मैक्सिमम, ये बताना था। तो कोई भी फंक्शन का भी दिया रहता है ना, उसका मैक्सिमम आपको निकालना रहता है, तो आप क्या करते हो, उसका डेरिवेट कर देते हो, उसको उसका अवकलन कर देते हैं जिस फंक्शन के लिए आपको जिस पॉइंट पे आपको उसका क्या करना रहता है, मैक्सिमम निकालना रहता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, एफ एक्स आपको दिया है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा दिया हुआ है एफ एक्स। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि x के किस वैल्यू के लिए एफ एक्स मैक्सिमम होगा, तो आप क्या करेंगे, डी एफ एक्स बाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, और उसको 0 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे कि डी एफ नेट अपॉन डी वाई को 0 करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होगा। आप क्या करेंगे, डी वाई जस्ट वेट, जस्ट वेट, ओके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि डी एफ नेट अपॉन डी वाई करेंगे और उसको 0 करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सीधे सीधे मैथमेटिक्स ही चल रहा है, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ खास फिजिक्स नहीं हो रहा है। डी वाई एफ नेट की वैल्यू क्या है, 2k क्यू क्यू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2। बस आप इसको डेरिवेट करते जाइए, ये 0। अब देखो कभी भी जब हम डेरिवेटिव करते हैं, तो हमको जो भी अगर कांस्टेंट दिखता है ना, वो फंक्शन नहीं है y का यहाँ पे, तो उसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो देखो ये बाहर आएगा यहाँ से, और बाहर आके ये फिर क्या इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, डी अपॉन डी वाई
y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2 करना है, ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब देखो भाई, मेरे को तो एक ही फॉर्मूला पता है अवकलन का, कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है वही जानता हूँ, मुझे नहीं पता कि अगर फ्रैक्शन में तो कैसे करना है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे तो क्या सिर्फ यही पता है, यू वी इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, सिर्फ यही जानता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी चेंज कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख दूंगा, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो बस आप इसको डेरिवेट करिए, तो मैं इधर करके आपको दिखा रहा हूँ, और मैं इंक चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ग्रीन ले लेते हैं, चलो। तो अब मैं इधर शिफ्ट हो रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा कि देखो, पहले मैं y को डेरिवेट किया तो ये 1 हो जाएगा, और ये एज इट इज वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डेरिवेट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 5/2, फिर इसका करना पड़ेगा, तो हो जाएगा इंटू 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप देखो कि वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 3/2 दोनों जगह से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे अपन, कॉमन लेके 0 कर देंगे, ठीक है। तो मैं वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 3/2 कॉमन ले लिया दोनों साइड से, तो यहाँ पे दोनों टर्म से, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा y माइनस 3/2, और यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे बचेगा 2y, ठीक है, ये कुछ ऐसा बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो और ये उधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 1 1 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको आप देखिए, इसको पहले आप 0 रखिए, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0 आप करेंगे जब, तो ये अल्टीमेटली वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा ना। ये ऐसा नहीं होगा कि उधर जाके 0 हो जाएगा, वही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखिए, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 0 होगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस आयोटा डी हो जाएगा, जो कि क्या है, इमेजनरी पॉइंट है, और हम तो रियल एक्सिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ना सब कुछ, इमेजनरी पॉइंट तो हमारे कैलकुलेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसलिए ना ये हमारे कैलकुलेशन से ही बाहर चला जाएगा। ये जो टर्म है, ये मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब हमको ये कहा जा रहा है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने जो बोला ना कि उधर चला जाएगा, ऐसा नहीं है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्चुअल में ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये आपको मैं एक इसका फैक्ट बता दिया, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा फास्ट अब चलते हैं अपन, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट लगाया, मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट लगा के हमने इसको सॉल्व किया। तो अब क्या कर रहे हैं कि इसको, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, और इसको करेंगे आगे सॉल्व, तो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपके पास मिल जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस माइनस डी बाई अंडर रूट 2, ठीक है। मतलब क्या होगा कि दो पॉइंट्स, प्लस डी बाई 2 और माइनस डी बाई रूट 2, प्लस डी बाई रूट 2 और माइनस डी बाई रूट 2, दो पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे जो फील्ड है ना, नेट फोर्स जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन में मैं काफी कुछ आपको बताते जा रहा हूँ, ये एक मैथमेटिक्स डेवलप हो रहा है। कई बार क्या होता है ना कि आपको एग्जाम में ना ऐसे दे दिया रहेगा कि फोर्स ऑन अ चार्ज इज गिवन बाय दिस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन दे देगा, बोलेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एट विच द फील्ड विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो वही करना रहेगा, आपको मैक्सिमम निकालना रहेगा, तो वहां पे आपको कुछ नहीं, डेरिवेट करना है फंक्शन को। अब देखो, अब मैं क्या किया, मुझे क्या है ना कि एक फंक्शन था हमारे पास, ठीक है, एफ वाई नेट, फंक्शन का हमने मैक्सिमम निकाल दिया, किस पॉइंट में मैक्सिमम ये निकाल दिया। तो जब कभी भी इतना हमको इन्फॉर्मेशन पता हो ना, तो एक बार ना फंक्शन को प्लॉट कर लेना चाहिए। मतलब फंक्शन का अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो बस इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, एफ एन नेट फोर्स 2k/q/y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2, ये हमारे पास फंक्शन था। और ये एक इंफॉर्मेशन था कि एफ एन विल बी मैक्स एट, कहाँ पे मैक्स हो रहा था, ये फंक्शन y इज इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई
√2 पे मैक्स हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं ये एक एक्स्ट्रा आपको मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, आपका इसमें स्ट्रांग होगा मैथमेटिक्स। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको ग्राफ प्लॉट करना है, इधर हम ले लिए y, इधर हमने ले लिया एफ नेट, ठीक है, एफ नेट, ठीक। तो देखो ये तो सब कुछ कांस्टेंट है, ये अल्टीमेटली इतने पे डिपेंडेंट है, फंक्शन ऑफ y में सिर्फ ये आएगा, ठीक है, इस हिसाब से इसका वेरिएशन होगा। तो हमको 2 पॉइंट पता होना चाहिए, एक +d/√2 और एक -d/√2। तो हमको क्या पता है कि इन दोनों पॉइंट्स पे ना जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है, तो ये इसका मान लो कोई मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे ये है, तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब इतना पता चल गया है कि इन दोनों पॉइंट पे जो ग्राफ है या तो यहाँ आ गया, या तो यहाँ आ गया, या तो यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा। अब बीच में क्या पड़ रहा है, बीच में जो पॉइंट पड़ रहा है ना, वो पड़ रहा है 0। तो हम देख सकते हैं कि fn की वैल्यू 0 पे क्या होगी, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो fn की वैल्यू 0 पे आप देखिए तो 0 आएगी, ठीक है, ये ऊपर से 0 हो जाएगी y ये करके। तो इतना भी पता चल चुका हमको। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मिला कि 0 पे फंक्शन यहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है, ये आपने को पता चल गया। अब क्या करेंगे कि हम ना लार्ज डिस्टेंसेस पे देखते हैं कि फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। तो लार्ज डिस्टेंस क्या होगा, +∞ होगा, और इधर क्या हो जाएगा, -∞ हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब +∞ और -∞ का लिमिट इस फंक्शन में रख के देखेंगे ना, तो fn जो होगा ना वो टेंड्स टू 0 करेगा, टुवर्ड्स टू 0 टेंड करता रहेगा। तो ये लिमिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो हमको अब कितना कुछ पता चल गया है कि फंक्शन 0 पे यहाँ पे रहने वाला है, फंक्शन इन्फिनिटी पे 0 पे पहुंचने वाला है, तो और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रहने वाला है, और इधर क्या होने वाला है, यहाँ पे भी वैसा होने वाला है। तो आप फंक्शन की वैल्यू जब +d/√2 पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और जब आप -d/√2 पे कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव आएगी, क्योंकि ऊपर में y का ऑड पावर है, 1 है। तो अब क्या होगा कि जो फंक्शन है ना वो कुछ ऐसा जाएगा, लार्ज डिस्टेंसेस पे जाके 0 पे जाएगा। इस पॉइंट पे मैक्सिमा हो गया, यहाँ पे ये ऐसा जाएगा, ये स्मूथली जाएगा। उतना स्मूथ ग्राफ मैं बना नहीं पाया हूँ, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आप ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है। आपके एग्जाम में जनरली क्या होगा ना कि फंक्शन अगर x के प्रोपोर्शनल है, x² के प्रोपोर्शनल है, 1/x के प्रोपोर्शनल है, 1/x² के प्रोपोर्शनल है, ये 4 से ज्यादा ग्राफ आपके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज्यादा होगा तो e⁻x। तो जहाँ पे जो भी फंक्शन आता जाएगा ना मेरे क्लासेस में, तो मैं आपको बताते जाऊंगा उसका ग्राफ कैसा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको ग्राफिकल फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि कैसे टैकल करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको जो भी चार्ज सिस्टम दिया रहेगा, आप पहले नंबरिंग करिए। नंबरिंग के बाद आप देखिए चार्ज का चार्ज कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग उनका फील्ड का डायरेक्शन आप देखिए। फील्ड डायरेक्शन लेने के बाद आप उनके फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए और उसका रिजल्टेंट निकाल दीजिए। रिजल्टेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। ये एडिशनल मैथमेटिक्स था जो मैं पिछले 5-10 मिनट से डिस्कस कर रहा था। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको फोर्स कैलकुलेट कराया, हो सकता है कई कुछ एग्जाम में आपको फील्ड कैलकुलेट करा दे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे, तो वो भी हम करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अब अभी देखो हमने क्या किया था कि हमने ना, ठीक है, तो अभी तक हमने हमने क्या किया है ना कि हमने जो सिस्टम लिया था वो सिंपल सा एक सिस्टम था, जिसमें हम क्या किए थे कि पॉजिटिव चार्ज लेके रखे थे, सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज थे हमारे। अब मैं थोड़ा सा ना उसको कॉम्प्लिकेटेड करके आपको फोर्स का डायरेक्शन बस डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर एक नया क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लो कि मेरा इस बार का जो सिस्टम है ना वो कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है। थोड़ा सा ये टिल्टेड बन गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो Q है, ये -Q है, और ये -Q है, ठीक है, -Q। आपको नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q निकालना है, ठीक है, नेट फोर्स, ठीक है। तो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ बस, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, आपको दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि डायरेक्शन कैसा होगा। देखो आपको फोर्स यहाँ पे निकालना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, ठीक है। तो फोर्स ऑन 1 आपको निकालना है। फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 आप देखिए, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, उसकी ओर जाने की कोशिश करेगा। फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 क्या होगा, इधर होगा।
फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ 3 क्या होगा, ये दोनों क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ 3, ये हो जाएगा। तो हमारे पास दो वेक्टर मिल गए, F12 F13, इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्री से, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आपको मिल जाएगा, तो आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब थीटा आप चाहें तो निकाल सकते हैं, थीटा क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोई आप बता सकता है मुझे। देखो ये जो है ना, ये 60 डिग्री है, और ये टोटल क्या है, यहाँ से 180 डिग्री होगा, तो थीटा होगा 180 माइनस 60, तो आपका ये 120 डिग्री आएगा थीटा, ठीक है। तो आप थीटा चाहे तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। तो मैं कुछ और क्वेश्चन जब कराऊंगा या असाइनमेंट वगैरह रहेगा, उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप का मैं इंक्लूड करूंगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिगरस चार्ज सिस्टम दिया हुआ हो, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्क्वायर शेप का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, और उसके बाद मैं इस क्लास को एंड करूंगा। एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि एक किसी बुक से ही ले रहे हैं, चलिए खुद से ही एक बिना कोई न्यूमेरिकल लिए हम करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, Q2। तो मान लो कि हमारे पास अभी तक हमने क्या लिया था, ट्रायंगुलर लिया था ना, अब हम ले रहे हैं कि स्क्वायर शेप्ड हमारे पास क्या है, कि कोई चार्ज सिस्टम, ये स्क्वायर शेप्ड, सब में हम क्यू चार्ज रख ले रहे हैं, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि ये एल है, पूरी साइड जो है ना, साइड साइड लेंथ जो एल है, आपको ये बताना है कैलकुलेट फोर्स ऑन वन चार्ज, कैलकुलेट फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। किसी भी एक चार्ज पे ना आपको फोर्स निकालना है अदर चार्जेस के कारण, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आप कोई भी एक चार्ज सेलेक्ट कर लीजिए और उस पर हम फोर्स निकालते हैं, ठीक है। मान लो हम नंबरिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4, हम फोर्स ऑन 3 निकाल रहे हैं सब, मान लो, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 4 क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 4, फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 2 क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 2 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 1, ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 1। अब क्या करेंगे, अब हमको नेट फोर्स निकालना था 3 पे, तो देखो होगा क्या यहाँ पे कि पहले तो आएगा रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, पहले क्या होगा कि फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 4 एंड फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 2, मतलब F34 और F32 का ना एक रिजल्टेंट आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट ऑफ 32 एंड 34 ये आएगा, तो ये रिजल्टेंट और F31 दोनों का डायरेक्शन एक होगा, तो जब आप नेट फोर्स निकालेंगे ना, तो नेट फोर्स क्या होगा कि रिजल्टेंट ऑफ 32 एंड 34 प्लस F ऑफ 31 ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक है, ठीक है। एंगल एंगल भी मतलब ये एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएंगे। तो हमारा टास्क क्या है अब, F32 F34 ये सब निकालना, तो चलो मैं F32 पहले कैलकुलेट करता हूँ। F32 क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये लेंथ अपने को चाहिए, ये लेंथ कितना है, एल स्क्वायर, ठीक है। F32 हो गया, F34 आप कैलकुलेट करेंगे, F34 भी वही होने वाला है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा R32 और 34 का, वो क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2, ए क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो देखो आप चाहें तो थीटा वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं आप चाह रहे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो थीटा है ना, ये थीटा था ना, ये थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है ना, 32 और 34 के बीच में एंगल स्क्वायर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉस 90 बाई 2, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये 1/√2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हमको मिल गया 3234 का, ये हमको मिल चुका है। अब हम F31 कैलकुलेट करेंगे, F31 क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये डिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, तो
किसी भी स्क्वायर में जो डायगोनल का डिस्टेंस क्या होता है, वो L√2 होता है ना। अगर उसका साइड लेंथ L है तो L√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा KQ² अपॉन 2L²। अच्छा ठीक है, मान लो हमको ना पता नहीं है, कि हमको याद नहीं आ रहा है कि हम ये ना जो साइड लेंथ होता है, सॉरी डायगोनल लेंथ जो होता है ना, L√2 होता है। तो ये ना अपन निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप इतने पार्ट को कंसिडर करिए, तो मैं फिगर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये आप कंसिडर करिए, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है। 45 डिग्री हो जाएगा ना ये हाफ एंगल। ये आपको x, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये L है और ये भी L है। तो आप यहाँ पे cos 45 डिग्री अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो हो जाएगा L/x। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन cos 45 डिग्री। cos 45 क्या होता है, 1/√2, तो ये √2 L आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी याद है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा याद करने के पीछे मत जाओ, तो खैर इजी सा चीजें सबको पता रहता है। तो अब हमको क्या मिल गया, F3 1 मिल गया और रिजल्टेंट भी मिल गया। तो हमको जो फोर्स, अब रिजल्टेंट फोर्स जो चाहिए ना, हमको जो चाहिए था, वो हम डायरेक्टली अब ऐड करके कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो ये सब कुछ ना वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, जितना भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सब कुछ वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। बस मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, ज्यादा इसमें कुछ फिजिक्स यूज नहीं हो रहा है। जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, वो बीच बीच में आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट क्या हो जाएगा, F ऑफ 3 1 प्लस रिजल्टेंट ऑफ 3 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा F ऑफ 3 1 क्या है, KQ² अपॉन 2L²। ये हो जाएगा KQ² अपॉन √2L²। तो आप क्या करिए, KQ² अपॉन L² यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/2 प्लस 1/√2। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 1/2 प्लस 1/√2। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, cos 45 यहाँ पे क्या होता है, 1/√2 होता है। तो ये √2 ना ऊपर आएगा एक्चुअल में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा। क्योंकि देखिए 2 इंटू 1/√2 होगा ना, तो ये ऊपर आएगा। इसको मैं तो इरेज कर देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। ये आपको यहाँ पे आएगा, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, cos 45 है ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हो रहा है 2 इंटू 1/√2। तो 2 क्या होगा, √2 इंटू √2 और इंटू यहाँ पे 1/√2। तो आपके पास सिंपली बचेगा √2, ठीक है। तो ये √2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √2, ठीक है। 1/2 प्लस √2, ये आपका आंसर होगा। तो ये मैंने स्क्वायर शेप का बना दिया। ये क्वेश्चन जो है ना, कई बार क्या होता है कि आप कंपोनेंट लेंगे, cos थीटा sin थीटा, वो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है कई बार। तो मैग्नीट्यूड ही जब आपको कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये लेक्चर था, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जब नेट फोर्स निकालना होता है किसी ऐसे ज्योमेट्रिकल चार्ज सिस्टम दिया हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन करते जाएंगे, इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बाकी जब और भी केसेस में हम चार्जेस कैसे कैलकुलेट। ओके, थैंक यू।